राजनाथ सिंह जिंदाबाद। आगे अभिनंदन की कड़ी में स्वागत समारोह के लिए माननीय मंत्री बिहार सरकार श्रम संसाधन बड़े भाई संतोष जी अभिनंदन के लिए माननीय मंत्री बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह जी अपने राष्ट्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। पुष्पा चौहान जी एक ही चौहान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दिनारा विधानसभा के प्रत्याशी विधायक जय कुमार सिंह जी से आग्रह प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। दिनारा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, अनिल सिंह जी, संतोष शर्मा जी, अमरेंद्र पांडे जी सामूहिक स्वागत करेंगे। लोकसभा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। जो लोग स्वागत कर लिए हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आगे दिनारा विधानसभा के प्रभारी पंकज सिंह जी, आरके इंटरनेशनल के प्रोपराइटर अनिल सिंह जी, लोकसभा संयोजक संतोष शर्मा जी और अमरेंद्र पांडे जी से आग्रह है अपने माननीय नेता श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। और आगे हम सबों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं अपने जानदार शानदार भारत माता की। आज हम सबों का परम सौभाग्य है कि भारत की राजनीति के शिखर पुरुष और जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ था और जिन्होंने रास्ता प्रशस्त किया था वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के इस पावन धरती पर आए हैं। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। मित्रों, जोरदार ताली बजाइए। मित्रों, आज इस मंच पे एनडीए के ब्रह्मा विष्णु महेश, राजेंद्र सिंह जी, जय कुमार सिंह जी,
और अजीत राय जी, ये तीनों भाई एक साथ मंच पर विराजमान होकर मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक साथ मंच पे आए हैं। जरा इस एकता के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए मित्रों, जोरदार ताली बजनी चाहिए मित्रों। इस मंच पे हमारे बहुत सारे नेता मंच पे विराजमान हैं, लेकिन इस शाहाबाद क्षेत्र से बिहार सरकार में इकलौते मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए मित्रों। इस शाहाबाद के इकलौते एमएलसी जो शाहाबाद और मगध दोनों का नेतृत्व करते हैं और इस मंच पे विराजमान है, इनका भी जोरदार स्वागत होना चाहिए मित्रों। मंच पे राणा रणधीर सिंह जी भी विराजमान है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भाई ऋतुराज सिन्हा भी विराजमान है, हमारे इस मंच पे एनडीए के तमाम नेतागण विराजमान हैं। यहाँ के हमारे बक्सर के जिला अध्यक्ष भोला सिंह जी, राम कुमार सिंह जी, कटवारू सिंह जी, हमारे सत्येंद्र सिंह जी और सभी एनडीए के नेतागण का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि नाम लेने लगूंगा सभी का तो भाषण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सभी माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं। सभी मंच पे विराजमान एनडीए के नेताओं का हृदय से आभार और आप सभी का अभिनंदन करता हुआ इस सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को जय श्री राम बोलता हूं। और एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मित्रों, भलुनी भवानी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां यक्षिणी का आशीर्वाद लेते हुए, पोंघाड़ी धाम से वो माता का ज्वाला जो मोदी जी के सरकार बनाने के लिए लगातार प्रज्वलित हो रहा है, उस माता के चरणों में प्रणाम करते हुए दिनारा में उपस्थित लोकतंत्र के मालिकों और आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और आपके आशीर्वाद से मुझे बक्सर के सेवा करने का मौका मिलने वाला है। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि राम वर्ष में यह चुनाव हो रहा है और राम वर्ष में चुनाव हो रहा है तो अयोध्या सज गया, जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। अब बक्सर की बारी है और इसीलिए मोदी जी का और माननीय राजनाथ जी का उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी है। यह काम मैंने लगातार पिछले 55 दिनों से मैं लगातार बक्सर के हर गांव में यह बात बोल रहा हूं और आदरणीय मोदी जी ने भी आकर के 25 तारीख को बक्सर में उन्होंने ये बात को दोहराया है कि प्रभु श्री राम को ज्ञान इसी स्थान पे मिला था, बक्सर में मिला था, तो अब तो बक्सर धाम बनने की ओर अग्रसर हो गया है। हे राम भक्त राम के परिवार के सदस्यों, मिथिलेश आपके चरणों में प्रणाम करता है और 1 जून को कमल के निशान पे बटन दबा करके और प्रचंड बहुमत से इस दिनारा से, इस बक्सर लोकसभा से आप जिता करके मोदी जी को और मुझे दिल्ली भेजिए। मुझे आदरणीय राजनाथ जी के चरणों में दिल्ली में काम करने का अवसर मिलेगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। और मैं तो भाग्यशाली हूं कि जब पहली बार विधायक बना तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आके आशीर्वाद दिया था। आज पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहा हूं, आज भी आप आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए संबल होता है और आज आप जब यहाँ उपस्थित हैं तो मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में केवल 1 सीट ब्राह्मण को मिली है और 40 में से 1 सीट, यह सीट आप अगर जिता के भेजेंगे तो विकास का भी काम होगा, सनातन भी आगे बढ़ेगा और जहां भी पूजा पाठ और अगरबत्ती जलाने की जरूरत होगी तो बक्सर में भी जलाऊंगा और संसद में भी जलाऊंगा। मित्रों, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, बक्सर में
जैसे मुझे रखिएगा मैं रहूंगा। अब तो मैंने तय कर लिया है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप जैसे रखेंगे हम आपके बीच काम करेंगे, और आप तनिक भी चिंता मत करिए। संसद चलेगा उस समय मैं दिल्ली में, बाकी समय आपके चौक चौराहे खेत खलियान आपके दरवाजे पर आपका ये सिपाही मिलेगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, भलुनी भवानी धाम की, पोंगाड़ी माई की, विश्वामित्र जी की, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, पशुपति पारस जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, दिनारा की जनता जिंदाबाद, बक्सर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने सुना, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धड़कन भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के आदर्श माननीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि जनता आपके लिए बहुत क्षणों से बैठी हुई है, आपको संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलना पड़ रहा है आप लोगों के सामने, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था, पैर में चोट आ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि 5-6 दिन आराम करने की जरूरत होगी, लेकिन आप जानते हैं चुनाव का दौर चल रहा है, रोज 3-4 सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं। मजबूरी है कि लगातार चल रहा हूं, पैर में चोट लगी है, इस कारण मैं आप सबके सामने बैठकर ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप सब ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं तो मिथिलेश जी तिवारी के लिए आया। बहनों भाइयों, मिथिलेश तिवारी हमारे छोटे भाई की तरह है, और आज से मिथिलेश तिवारी के साथ रिश्ता नहीं है, पिछले कई वर्षों से। मिथिलेश तिवारी के अंदर मैंने देखा है कि इनके अंदर आग है, कुछ कर गुजरने की तड़पन है। और मैंने आज के कई वर्ष पहले कहा था कि मिथिलेश तिवारी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के भविष्य में नेता बनेंगे। और आपने देखा कि प्रदेश के नेता तो बन गए, और मैंने यह भी देखा है कि पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जाति पाति पंथ से ऊपर उठकर बराबर मिथिलेश तिवारी ने काम किया है। इनका जब आमंत्रण मिला कि मुझे यहां आना है, सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है, तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। लगातार 2 महीने से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूरब भारत, पश्चिम भारत सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। अब जानते हैं क्या हालत हो गई है, चेहरे की और मोहरे की दोनों।
इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैंने तय किया कि मिथिलेश जी का सवाल है, इसलिए मैं जाऊंगा। और आप लोगों से मिलके सचमुच हमें बहुत खुशी है। और हम समझते आप लोग भोजपुरी भाषा समझत हुई हैं को मजे में। ये मत समझिया कि मन दिल्ली चल गए तो भोजपुरी भुला गए लो। वैसे हम विदेश भी जाइला, अक्सर विदेश जाए के पड़ला डिफेंस मिनिस्टर के, क्योंकि लोगन के साथ, दुनिया के देशन के साथ एक अपन रक्षा का संबंध बनावे का कोशिश करे के पड़ला। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन, रूस हो, बहुत सारे अन्य देश हैं। तो वहां भी बहुत सारे भारतीय मिलते हैं। तो जहां वहां भोजपुरी मिल जाना तो हम अपना भोजपुरिया शुरू कर दें। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, देखिए लंबे समय से मैं इस भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है। हमारी विश्वसनीयता आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अब मैं भी जानता हूं, नेताओं पर से लोगों का विश्वास पहले बिल्कुल समाप्त होता जा रहा था। गांव में भी देखले हो बाजा कि जे तनी इधर उधर का बात करे तो लोग कहीं नेता है, ये झूठ तनी बोले, झूठ सच बोले, बड़ा लबारी हो तो के कहिए कि नेता बनी। बहनों भाइयों, वह धारणा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी, हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोग जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे हम लोग, उस समय हमारे नेताओं ने कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको धारा 370 के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसको हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, आपने ही संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत दे दिया। और बहनों भाइयों, जो कहा था 51 में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कहा था हम लोगों ने 1984 से, मुझे याद है, मैं उस समय छोटा था, जब हम लोग नारे लगाते थे, जब वहां पर ढांचा गिरा था, उसके बाद जो जुल्म कहर ढाया गया था वहां के समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, बड़ी संख्या में राम भक्त मारे गए थे। तो मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उसके बाद का पहले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हजारों की संख्या में लोग साथ खड़े थे। हम लोग लगाते थे नारा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, हां हां, राम लला को भी धोखा दीजिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी आ गई। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और सुन लीजिए मेरी बात, आज भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। लोग यह कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य कैसे भारत में आ जाएगा। बहनों भाइयों, जिस दिन
देशवासियों के अंदर कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बोध जिस दिन पैदा हो जाएगा, हमें देश के लिए क्या करना है, हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें परिवार के लिए क्या करना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा भारत में राम राज्य आ गया। राजनेता भी इस काम को कर सकते हैं। कैकेयी के अंदर कर्तव्य बोध नहीं था, अधिकार बोध था। हमारा ही बेटा, हमारी कोख से जन्मा बेटा ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा। बहनों भाइयों, मैं अधिकार बोध की बात नहीं कर रहा हूं, कर्तव्य बोध। जिस दिन अधिकांश लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। हम लोगों ने यह भी कहा था, हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग आरोप लगाते थे, कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, हिंदू मुसलमान, एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर यह देश को बांटना चाहते हैं। बहने भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पूरी पार्टी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हमने 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही। कहे भाई, आप मुस्लिम धर्म के मामले में आप क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की, आरजेडी वालों ने आलोचना की। मैं साफ कर देना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को, आरजेडी के दोस्तों को, मां बहन बेटी, चाहे वो अपनी भारत की है तो दुनिया किसी देश की है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी हो, भारत के रहने वाले लोग बराबर उसे अपनी मां, बहन और बेटी ही मानते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते, यह संदेश दुनिया को विश्व के किसी धरती से गया है तो केवल और केवल भारत की धरती से गया। 3 तलाक की बात कही थी, हम लोग समाप्त करेंगे। क्या तमाशा था? आप किसी से शादी करिए, 3 दिन के बाद 3 बार केवल तलाक 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 बोल दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। कौन इसे बर्दाश्त करेगा? हम लोगों ने कहा वोट मिले अथवा न मिले, सरकार जाए भाड़ में, हमको देश बनाने की राजनीति करनी है। आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ऐसे कई कदम हैं। हमारे लिए जो भी भारत के नागरिक हैं सभी भाई भाई हैं, हम अलग अलग नजरिए से नहीं देखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे। कोई कहे कि नहीं मैं मुस्लिम हूं इसलिए हमारा कानून अलग होगा, कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए हमारा अलग होगा, कोई कहे मैं यहूदी हूं भारत में इसलिए मेरे लिए कानून अलग होगा। भारत एक राष्ट्र है, भारत में नहीं रहना है तो भारतीय मूल्यों के प्रति आपकी आस्था चाहिए। बहनों भाइयों, किसी चीज से हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं गृह मंत्री था, गृह मंत्री बने कुछ ही समय हुए थे कि मुझे जानकारी मिली कि मोहन का टीला बोलते हैं, मोहन का टीला दिल्ली में आके कुछ लोगों ने बतलाया कि साहब पाकिस्तान से कुछ लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, एक आध कोई क्रिश्चियन परिवार भी था जो पहले भारत के नागरिक थे, डिवीजन में उधर हो गए थे। आकर बतलाया कि साहब एक बार चल के जा देख लीजिए किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जी रहे। बहनों भाइयों, एक शौचालय
उसमें जाने वाले 50 लोग, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर 8-8, 10-10 लोग, पुरुष और नारी सब साथ रहते। आकर मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी अब नागरिकता का बिल बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा गो है। और मैंने भाइयों, नागरिकता का कानून मैंने बनाया। लोकसभा में उस समय पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। लेकिन मैं मानता हूं सर्वसम्मत पारित हो जाना चाहिए था। लेकिन बाद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने, फिर से वह बिल लेकर वह संसद में आए और संसद के दोनों सदनों में डंकों की चोट पर वह पास हो गया। यह सब काम अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती, केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आरजेडी या कांग्रेस, बहनों भाइयों, एक परिवार की चिंता करते हैं, देश की चिंता इन्हें नहीं है। एक एक परिवार के 4-4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। ना यदि फेंक देवा जा, मैंने फेंक देने का मतलब ऐसा नहीं उठा फेंक दिया, ओट मत दिया जा, अपने आप फेंका जाइए। ये परिवारवादी पार्टियां, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव चिन्ह देखिए, परमात्मा ने कभी लालटेन रखा नहीं, अभी बूझल नहीं है, भबकत थे। घरे में देखले हो बाजा जे अब तो बिजली आ गई ले घरे, पहले हमन छोट रही लालटेन जला के घरे में गांव में पढ़त रही, तब जब तेल जब खत्म होए लगे लालटेन का, तब भबके लगे लालटेन। ये बात सही है कि नहीं है? तब फिर हमन कहल जा कि बाबूजी अब तेल ये लालटेन हमारे बुझा भबकत थे। तो वह आरजेडी के लालटेन का हालत हो गई, बहन भाइयों, भबकत थे, ये बार बुझा दे किरासन बंद है। अच्छा है, बस ठीक है। तो यह हाल है। अब पंजे का जहां तक सवाल है कांग्रेस का, बहने भाइयों, मुझे तो लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, मैं नहीं जानता हूं, कांग्रेस की हालत इतनी पतली होती जा रही है, इतनी पतली होती जा रही है। और कांग्रेस के खेवनहार ऐसे भारत माता के सपूत हैं राहुल गांधी। कि उन्होंने यह कहा, राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए, हमारी माने क्या बोलेंगे उसको, पिताजी की माताजी भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, हमने उसमें भी सिस्टम को देखा है। अपने पिताजी के साथ भी हमने सिस्टम को देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तब भी मैं उनके घर जाता था, सिस्टम को मैंने देखा। सिस्टम पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। लानत है ऐसे लोगों को, बहनों भाइयों। इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि उनके शासनकाल में जो सिस्टम विरोधी था, सिस्टम बना था, वह गरीबों का विरोधी था, दलितों का विरोधी था, पिछड़ों का विरोधी था। हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, वह पिछड़े वर्ग से आते हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको तो आरक्षण है ही। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए भी 10% का आरक्षण आजाद भारत में देने की हिम्मत यदि कोई कर पाया है तो नरेंद्र मोदी जी कर पाए। हम लोगों को कोई नहीं कह सकता कि हम लोग कोई भेदभाव करते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी हम दे रहे हैं गरीबों को। इस बार जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी, पिछली बार भी मैं ही था, उसके पहले तो अध्यक्ष मैं ही था।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी, अध्यक्षता की जिम्मेदारी आप ही संभालिए और आप ही इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाइए। कहा उन्होंने मुझे, आप ध्यान दीजिएगा, सभी जातियों के लोग, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, कोई भी आमदनी हो, चाहे लाखपति हो, करोड़पति हो, या एकदम बिल्कुल जिसे कहा जाए कौड़ीपति हो, उनके घर में यदि कोई 70 साल का अथवा उसके ऊपर का पुरुष या महिला होगी तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, कितनी दवा का एक कौड़ी नहीं लगने पाएगा। छोटी छोटी चीजों की चिंता की। कोरोना का संकट था, बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान भारत में कोरोना का टीका नहीं बनता था, नहीं बनता था, वैक्सीन जिसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री रातों रात पहुंच गए, वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा जो खर्च होगा, जो भी लगेगा, जो सुविधा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। महीने 1.5-2 महीने के अंदर आप कोरोना का वैक्सीन तैयार करो। बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, कमाल किया। और यहां जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, मैं कह सकता हूं इसमें शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कम से कम कोरोना का 2 टीका न लगा हो। 140 करोड़ देशवासियों को कोरोना का टीका 2-2 बार लगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। और केवल भारत में रहने वाले लोगों को 2-2 डोज कोरोना का टीका हम लोगों ने नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के 100 देशों को, 100 से अधिक देशों को कोरोना का टीका की देकर उनकी सहायता करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह है भारत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। 2 साल हो गए, लगातार रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही है। जब युद्ध शुरू हुआ, बहुत सारे हमारे भारत के नागरिक, बच्चे, जो वहां कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, हजारों बच्चे थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। एक भी रूस से मिसाइल आकर जहां हमारे बच्चे रहते हैं गिर गई, हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। उनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, मैं साक्षी हूं। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से टेलीफोन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी टेलीफोन से बात की। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। दोनों राष्ट्रपतियों से जो आपस में लड़ रहे थे, दोनों से बातचीत की। भारत के कहने पर 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 भारत के बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। माने आप कैसा भारत चाहते, कैसा भारत चाहते? बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, मैं राजनीति, बहुत स्वस्थ राजनीति करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता, वह संस्था होता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी उन्होंने कहा कि हम गरीबी समाप्त करना चाहते हैं, नीयत रही होगी, इंटेंशन रहा होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गरीबी समाप्त करना चाहती हूं, राजीव गांधी जी ने भी कहा गरीबी समाप्त करना चाहती हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करके दम लेंगे। बहनों भाइयों, कोई समाप्त नहीं कर पाया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। नीति आयोग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, हमारी पार्टी का आंकड़ा नहीं है। यह संख्या ऊपर जा चुकी है, लगभग 40 करोड़ के आसपास है। छोटी छोटी चीजों की चिंता करना। हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये आपको मिलती है। चाहे जो कुछ भी हो, कम से कम
आपके बीड़ी तमाकू का तो खर्च चलता होगा, सुरती ठोकते होंगे तो कम से कम वैसे 2 साल 6,000 रुपये में कम से कम 10 साल सुरती खाएंगे। मैं जाने ला यहां बहुत लोग सुरती खाना। अरे एक बोरिया खाद की जरूरत पड़ी यूरिया का 268 रुपया में एक बोरिया मिलेला, तो जाके कम से कम कितना भलो 6,000 का कई बोरिया 30 बोरिया यूरिया का खरीद के लिया। अब पहले यूरिया के कारण जो पैदावार कम हो जाए कि भाई ये नहीं बा, पैसे नहीं बा, कहां से खरीदे, कितना हो गया है? नहीं 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 वो नहीं नहीं, एक वजन वाली 10 किलो की कितनी होती? 400 कितना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। चुप, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने यूरिया खाद तो हम जाके नेट पर देख लिया, पढ़ल लिखल घर में लेके आऊंगा, दिखवा लिया। दुनिया में यूरिया खाद सबसे सस्ती यदि कहीं पर मिलती है तो भारत में मिलती है। दुखाई उठा के देख लिया जा, नेट पर जाके देख लिया, लड़कन के बदला होती। और ये जो है आजकल मोबाइल से तो हमें पैसा जमा करा निकाला कि नहीं? कितना लोग निकालना मोबाइल से? कितना लोग? अरे बाप रे बाप, जय हो बिहार की। मोबाइल से बहनों भाइयों, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो सीधे मोबाइल से अथवा इंटरनेट से किसी चीज से करते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अमेरिका सब पीछे छुट गए। दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 46%, 46% केवल भारत में होता है। यह है भारत की तरह। इंटरनेट सेवा, हमारे नौजवान हैं, इंटरनेट तो जानते हो ना, काम करते हो ना तुम लोग। इंटरनेट सेवा दुनिया की सबसे सस्ती सेवा यदि कहीं पर है तो भारत में है। यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बहुत ताकतवर भारत बन गया। पहले के हिसाब से मत सोचिएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो आतंकवादी आए मार के चला जाए बच जाएगा। आए दिन हर राज्य में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं होती थी। मुंबई में इतनी बड़ी आतंकवादी वारदात हुई, ताजमहल पर ही हमला बोल दिया आतंकवादियों ने, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। डीआईजी, आईजी और इस स्तर के अधिकारी मारे गए। और वहां के गृह मंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं। लेकिन उरी पुलवामा में जो हुआ था, मुझे याद है मैं गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया बहनों भाइयों, और आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं उस पार भी जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह भारत है। तोप, बम, गोले, फाइटर प्लेन सब दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, हम लोग आयात करते थे, उनसे लेते थे। यहां बैठा हूं मैं, बतला रहा हूं आपको, 600 करोड़ रुपए का नट बोल्ट हम लोग बेचते थे। बहनों भाइयों, पहले 600 करोड़ का बेचते थे, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करके आ रहा हूं बहनों भाइयों। मिसाइल भी, बम भी, तोप भी, गोले भी, फाइटर प्लेन भी। यह है आपका भारत। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। इसलिए मैं आप लोगों से वोट मांगने आया हूं। अब बिजली का है, अब पीएम सूर्य घर आपकी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपया सरकार देगी। कल्पना करिए कितनी बिजली की बचत होगी, कितनी बिजली की बचत। क्या कभी किसी ने कल्पना किया था कि भारत में यह सब होगा? बहुत सारे लोगों को मुफ्त बिजली, और सोलर पैनल से आपने ज्यादा बिजली पैदा कर ली
तो अब बिजली आपकी सरकार खरीद लेगी, आपको पैसा मिल जाएगा। अब यह है भारत। इसलिए मैं आया था। आगे भी अभी हमारी पब्लिक मीटिंग है, तो बहनों भाइयों इधर उधर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कमल का फूल। कमल का फूल। और यह बात सही है कि लालटेन तो बुझ रही है। कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है, 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे जानते हो कांग्रेस, तो कहेंगे कौन कांग्रेस। मुझे लगता है कि डायनासोर जब पहले हुआ करते थे, कभी डायनासोर जो है पूरी दुनिया से लुप्त हो गए, वैसे ही अब कांग्रेस भी डायनासोर की तरह भारत की राजनीति से लुप्त हो जाएगी। हालत यही बनती जा रही है इनकी, दिनों दिन हालत पतली होती जा रही है। इनको सोच में बदल लानी पड़ेगी और उनको भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। झूठ बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। मैं तो जाता हूं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, मैं डंके की चोट पर प्रेस के दोस्तों को कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो तो आप अपने अखबारों में उसकी आलोचना कर देना, टीवी पर आलोचना कर देना। हमसे अनजाने में कोई गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूं। जिंदगी भर से मैं कहता चला रहा, विश्वसनीयता, भरोसा, यही हम लोगों की ताकत है। तो बहनों भाइयों, आपको मिथिलेश तिवारी जैसा प्रत्याशी मिला है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। जिता देवा पक्का? पक्का? 400 पार पक्का? तो बजा दा जाए एक बार ताली झंझना के, खूब खनखना के। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखा है कब वो आ गया, कब वो यदि आई तो फिर आप लोगों से भेंट मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.